हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू PW ओनली IAS। स्वागत है आप सभी का साइंस एडिटोरियल ऑफ द वीक में, जहां पर हम डिस्कस करते हैं खूब सारा साइंस। दोस्तों, आज थोड़ी सी तबीयत नाजुक है तो इसीलिए थोड़ा लेट हो गया है, बट एनी हाउ इसको स्टार्ट करते हैं। 19 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल घोस्ट पार्टिकल से रिलेटेड है। आपको ये बता दूं कि ये सुनने में समझने में थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन यूपीएससी का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक में से एक काउंट होता ही है। ये आज से ही नहीं, 2000 के बाद से इससे रिलेटेड जब भी कुछ भी न्यूज़ में आया है, यूपीएससी ने उसके अगेंस्ट में क्वेश्चन पूछा है। तो आज इस पूरे पार्टिकल को, ये घोस्ट पार्टिकल किसको बोलते हैं आपको पता है? हम इनको न्यूट्रिनोस के नाम से जानते हैं। शायद आप लोगों में से किसी ने इस नाम को सुना होगा। एक्चुअल में जब हम लोग स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री फिजिक्स पढ़ते हैं या एलिमेंट्री पार्टिकल्स पढ़ते हैं, तो हम इन मुद्दों पर बात करते हैं। बट उन सभी को आज हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे, जिससे कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमारा अगेन हमारे कब्जे में आ जाएगा, और इससे बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम देखेंगे कि कितने ईजी हो गए उनको सॉल्व करना अब। दूसरा, डेविल कॉमेट एक नया टाइप का कॉमेट है, जिसको कि हम लोग क्रायो वॉल्केनिक कॉमेट भी बोल रहे हैं। तो ये क्या है, इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। 2040 तक इंडिया ने अभी एक हाल फिलहाल में एक नोटिफिकेशन में जारी किया है कि 2040 तक मून मिशन, मतलब एस्ट्रोनॉट के साथ ये भेजने की बात कर रहे हैं। कुछ इसरो ने अपने नए टारगेट्स लिए हैं चंद्रयान 3 के बाद से क्या क्या करना है। अभी तक इसरो का ऐसा कोई वर्डिक्ट आया नहीं था, तो अब इसके बारे में थोड़ा सा एक टाइमलाइन का पता चल जाएगा। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारा ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड है, और एक छोटा सा पोर्टल अभी सिमिलरली इसरो के द्वारा ही है अपना चंद्रयान के बारे में। तो ये 2-3 टॉपिक्स जो हैं, ये तो आज अपने चंद्रयान के ऊपर ही हो जाएंगे, या फिर फ्यूचर स्पेस मिशंस के बारे में हो जाएंगे। इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट आज इन न्यूट्रिनोस पर कब्जा करना है अपना, है ना। इस पूरे डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूँ मैं। बहुत ही सिंपल सा है एक्चुअल में। ये सिंपल क्वेश्चन CAPF 2015 का क्वेश्चन है, बट आप लोग डेफिनेटली इसको सॉल्व कर सकते हो। कि 2015 जनवरी में ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी इस्टेब्लिश करने का अप्रूवल दिया था। कहाँ पे? बोधी हिल्स में, कैना हिल्स मणिपुर में, जाम्पुई हिल्स त्रिपुरा में, या फिर नलामला हिल्स आंध्र प्रदेश में। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप लोग को पता होना चाहिए, और इसके आंसर्स फटाफट से आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। फिलहाल जो आज का मुद्दा है ना अपना, वो इस बात से रिलेटेड है कि अब ये सब तो छोड़ो। मतलब हम लोग तो अभी अंटार्कटिका के पास और दूसरे दूसरे ऐसे पोल्स पर, कहीं पैसिफिक ओशन के नीचे, और इनफैक्ट यहाँ वाला जहाँ हम अपने यहाँ पर भी न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरीज लगा चुके हैं। लेकिन इन सब के अलावा भी चाइना इस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर बनाने की बात कर रहा है। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन वापस से उठ जाता है कि हम एक बार इन सभी मुद्दों पर, न्यूट्रिनो पर एक बार बात कर लेते हैं, और इनका डिटेक्ट करने का जो पूरा प्रक्रिया है ना, इससे आखिरकार हमें मिलेगा क्या भाई। हम लोग मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे हैं, मतलब इतने विशालकाय इनके डिटेक्टर होते हैं ना, वो भी समझ लीजिए ज़मीन से 900 फीट नीचे, जहाँ पर हम लोग एक बड़ा सा पॉन्ड क्रिएट करते हैं। बहुत बहुत खर्चा होता है। कि क्या ज़रूरत है हमें इतने सारे खर्च करने की, इनसे क्या ही इन्फॉर्मेशन हम निकाल लेंगे। तो इन सभी के आंसर्स को हम देखेंगे, उससे पहले हम ना कुछ बेसिक्स पर डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है कि आपका जो पूरा यूनिवर्स है ना, वो यूनिवर्स बहुत सारी चीज़ों से मिलके बना है, और जो भी एक फेज़ जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर पाए हैं, ये बहुत ही छोटा सा फेज़ है। इसके अलावा आप लोगों ने शायद इसका नाम सुना हो कि हम लोग हमारे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में डार्क एनर्जी है, डार्क मैटर है। तो ये सब बहुत ज़्यादा हिस्सा कवर कर लेते हैं। कितना करते हैं पता है आपको? डार्क एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली 68% ऑफ स्पेस कवर करती है। डार्क मैटर इसी तरीके से 27% ऑफ स्पेस कवर करती है। मतलब कि जितना आज तक हमने ऑब्जर्व किया है वो लेस देन 5% है, बस इतना ही कर पाए हैं। और रेस्ट ऑफ द चीज़ें जो है वो अभी भी हमारे लिए अननोन है। तो इनके बारे में हमें पढ़ना है, इनके बारे में हमें सीखना चाहिए, तभी तो हम ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, आगे इसका परिणाम क्या होने वाला है, इन सब के बारे में हम पता लगा पाएंगे। सिमिलरली ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में पता लगा पाएंगे, और कौन कौन से प्लैनेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं जहाँ पर सर्वाइवल पॉसिबल है, जैसे कि एक्सो प्लैनेट जिसे हम लोग बोलते हैं, वो कौन से हैं। ये सब हम लोग एक बार कैसे पता लगा पाएंगे? जब हम पूरे इस स्पेस को भी यूटिलाइज कर लेंगे। तो इन सब मुद्दों को पढ़ने के लिए ना, जो हमारा फंडामेंटल पार्टिकल है उसके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी था। फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है? देखो, वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सबसे छोटा पार्टिकल, जिससे कि हम लोग कोई भी चीज़ बना सकते हैं।
तो मतलब कि हमारा जो मैटर है वो हमेशा या फिर किसी एटम या उसके कॉम्बिनेशन से बना होगा, है ना। तो एटम तक हम लोग पहुंच गए पहले, फिर हमें पता चला कि अच्छा ये एटम भी बहुत सारे अलग अलग पार्टिकल से मिलके बनता है। कौन कौन सा, बचपन से क्लास में क्या पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन, इसमें होते हैं प्रोटॉन और इसमें होते हैं न्यूट्रॉन। तो ये तो देखो बचपन की बात है कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करते थे। बट एटम इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों से मिलके बनते हैं। मतलब कि अगर हम लोग ये देखें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे मिलके बने हैं, तो अगेन इससे भी छोटा फंडामेंटल पार्टिकल हमारा निकल कर सामने आता है। और इनफैक्ट इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, हम लोग इस पूरे मॉडल को जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो अब इसके बारे में एक बार हम लोग पढ़े थे ना, तो हमें बाकी चीज़ें थोड़ी सी समझ में आ जाएंगी। इसी में आपको न्यूट्रिनोज वगैरह सब मिल जाएंगे। तो इसमें जितने भी स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स थे, इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्योंकि हम लोग बचपन से देख रहे थे, हमें सबसे पहले लगा कि एटम सबसे छोटा है, फिर पता चला कि नहीं, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो ऐसे ही बन रहे हैं। फिर पता चला अच्छा प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी किसी चीज़ से मिलके बन रहे हैं, तो मतलब और भी फंडामेंटल पार्टिकल है हमारे पास। तो सबसे छोटे पार्टिकल जो आज तक निकल कर आए हैं ना, वो यही फंडामेंटल पार्टिकल है। और फिलहाल आज तक की जितनी भी थ्योरीज हम प्रूफ करना चाहते हैं, जिनको समझना चाहते हैं, वो ये मॉडल बहुत बखूबी इनको एक्सप्लेन करता है। अब इन फंडामेंटल पार्टिकल को थोड़ा फर्दर अगर क्लासीफाई करें ना, तो ये दो टाइप्स में डिवाइड हो सकते हैं। कौन कौन से? देखो, एक ऐसे फंडामेंटल पार्टिकल होंगे ना जो कि हर तरीके का मैटर क्रिएट करता होगा, मैटर फॉर्म करता होगा। तो हम यहाँ पर एक टाइप लिख सकते हैं जो कि सारे मैटर क्रिएट करता है। मैटर क्रिएट करने का क्या मतलब है कि मतलब आप अपने इर्द गिर्द अपने शरीर को लेके जिन भी वस्तुओं पर नज़र डाल रहे हैं, वो किसी न किसी मैटर से मिलके बना है। तो उन मैटर्स का जो फंडामेंटल पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल होगा, वो ये वाला हिस्सा है। और उसको कलेक्टिवली हम लोग क्या नाम देते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं फर्मियॉन्स। सिमिलरली हम लोग कुछ फोर्सेस की बात करते हैं कि भाई ये सभी मैटर, आप देख रहे होगे अगर आपके टेबल के सामने एक पेंसिल बॉक्स रखा है या फिर एक टेबल स्टैंड पर मान लो कुछ भी एक रखा है, आपका पेन आपके हाथ में है, तो ये एक्चुअल में एक दूसरे से चिपके क्यों हैं? पेन बिल्कुल एटम एटम में बिखर क्यों नहीं जा रहा है? तो इन सब के पीछे कोई तो फोर्सेस होगा जो कि इनको आपस में खींच के रख रहा है। तो हम लोगों ने बोला कि भाई देखो, ये फोर्स कैरियर टाइप के कुछ और पार्टिकल होंगे जो कि ऐसे ऐसे फोर्सेस क्रिएट करते हैं। जैसे कि हम लोग हमेशा बोलते हैं ना कि अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो इसके लिए एक हाइपोथेटिकल फंडामेंटल पार्टिकल है ग्रेविटॉन। वो ग्रेविटॉन ही रिस्पॉन्सिबल है इस ग्रेविटी के फोर्स के लिए। इस तरीके से बाकी फोर्सेस के लिए भी अलग अलग पार्टिकल्स यहाँ पर बने हैं। लेकिन हमारा आज का मुद्दा जो है ना, वो फर्मियॉन से रिलेटेड है। देखो, फर्मियॉन्स को भी ना हम लोग फर्दर दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। कौन कौन सा पार्ट है एक बार वो देख लेते हैं। सबसे पहला है क्वार्क। ये जो क्वार्क्स होते हैं ना, बेसिकली ये कितने टाइप के हैं? 6 टाइप के क्वार्क्स हैं। तो क्वार्क हमेशा हमने देखा कि भाई ये कॉम्बिनेशन में एग्जिस्ट करने वाले हैं, है ना। ये हमेशा कॉम्बिनेशन में एग्जिस्ट करते हैं। और ये जो इनका कॉम्बिनेशन है, इन कॉम्बिनेशंस को हम लोग क्या बुलाते हैं? हैड्रॉन्स। आप हैड्रॉन्स को जानते भी होंगे, कोई नया नाम नहीं है। हैड्रॉन्स का सबसे फेमस एग्जांपल जो आपको पता है वो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक तरीके से हैड्रॉन ही है, मतलब कि क्वार्क के कॉम्बिनेशन का ही एक मिक्सचर है ये। तो हम लोग देखते हैं कि भाई प्रोटॉन में यूजुअली क्या होता है कि 2 अप क्वार्क होते हैं और 1 डाउन क्वार्क होता है। सिमिलरली न्यूट्रॉन किन से मिलके बना है? 1 अप क्वार्क से और 2 डाउन क्वार्क से। तो इनके फंडामेंटल पार्टिकल देखो चेंज होते जा रहे हैं और इनके कलेक्शन को हम लोग हैड्रॉन्स बुलाते हैं। और ये अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, ऐसे करके टोटल ऐसे 6 टाइप के क्वार्क्स होते हैं। ये बात क्लियर हो गई आपको? इसके बाद एक और चीज़ समझना आप लोग कि देखो, एक तो हैड्रॉन टाइप का होता है ना, एक इस तरीके से मेसॉन्स भी होते हैं। मेसॉन्स भी एक टाइप का क्वार्क ही है। लेकिन चलो इस पे इतना डिटेल में नहीं डिस्कस करते हैं। जो हमारा मेजर मुद्दा है आज, वो है इसका दूसरा टाइप, जिसको हम लोग बोलते हैं लेप्टॉन। नाम थोड़े नए होंगे आप लोगों के लिए, बट एक बार 2 बार 4 बार जैसे ही पढ़ोगे तो वो बहुत क्लियर हो जाते हैं। हमने पढ़ा फंडामेंटल पार्टिकल जो कि मैटर क्रिएट करता है, वो है फर्मियॉन्स। और फर्मियॉन्स 2 टाइप के हैं, क्वार्क और लेप्टॉन। तो ये लेप्टॉन क्या है? जिस हिसाब से हम ये बोल रहे थे कि क्वार्क जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, हमेशा कॉम्बिनेशन में एग्जिस्ट करेंगे, लेप्टॉन्स हमेशा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं।
इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप लेप्टॉन को जानते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेप्टॉन का एक बेहतर एग्जाम्पल आपको क्या है पता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक प्रकार का लेप्टॉन ही है। इसी तरीके से जैसे क्वार्क 6 टाइप के थे, वैसे ही लेप्टॉन भी 6 टाइप्स के होते हैं। इसमें से जो 6 टाइप्स के हैं, इनको जरा क्लासीफाई करते हैं। इनको 3 3 के कॉम्बिनेशन में डिवाइड कर सकते हो। क्या क्या होता है? एक तो चलो लेप्टॉन्स की हमने बात की, तो इलेक्ट्रॉन तो एक टाइप है ही। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा और हैवी बना देते हैं, थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं। बिल्कुल वैसे ही सेम चार्ज पार्टिकल होगा, मास होगा। इसको हम लोग बोलते हैं मुऑन। और अगर मुऑन को भी थोड़ा और बड़ा कर देंगे तो ये बन जाता है हमारा टाउ। तो ये समझना कि जो ये 3 टाइप्स के हैं ना, इलेक्ट्रॉन, मुऑन और टाउ, इनके पास तो इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसी तरीके से मुऑन और टाउ के पास भी इलेक्ट्रिकल चार्ज है। लेकिन लेप्टॉन्स का एक और प्रकार है जिसको कि हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिनो। अब यहाँ पर हमारा कहानी स्टार्ट होता है। ये जो न्यूट्रिनो है ना, ये बेसिकली चार्जलेस पार्टिकल है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल पार्टिकल है। और इसके ही वजह से देखो, अगर कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल हमारे सामने आता है तो हम बता देंगे कि भाई देखो, हम पॉजिटिव चार्ज को उसके पास लेके जाएंगे। अगर उससे अट्रैक्ट होता है तो हम बोलेंगे कि सामने वाले पर नेगेटिव चार्ज था। तो मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन, मुऑन, टाउ को अगर हमें परसीव करना है, इनको डिटेक्ट करना है, तो बहुत आसान तरीका है। लेकिन न्यूट्रिनो को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल हैं ये लोग। मतलब इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के सामने अगर डालेंगे ना, तो कोई भी इफेक्ट नहीं मिलेगा इन लोग के सामने। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था, और इसीलिए इनको इलेक्ट्रॉन जैसा डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। और इनफैक्ट शुरुआती दौर में, मतलब 1950s 60s में, हम लोग को पता भी नहीं था कि ऐसा न्यूट्रिनो टाइप का कुछ मटेरियल होता भी है। हम लोगों के लिए इलेक्ट्रॉन, मुऑन, टाउ, यही 2 3 टाइप्स के थे जो कि हमें समझ में आता था। यहाँ पर एक चीज़ न्यूट्रिनो के बारे में आपको और समझना है कि ये अब चूंकि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के द्वारा तो अट्रैक्ट नहीं होंगे, लेकिन ये बहुत वीक फोर्स है। जैसे मान लो ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी की वजह से ना ये थोड़ा सा, आप बोल सकते हो कि अट्रैक्ट होते हैं। इनका शुरुआत में हम लोगों ने सोचा था कि न्यूट्रिनो जो होते हैं मासलेस होते हैं, लेकिन बाद में कुछ रिसर्चर्स ने फाइंड आउट किया कि ये मासलेस पार्टिकल नहीं है। बहुत स्मॉल मास है इनके पास, लेकिन मासलेस नहीं है ये। ठीक है, तो ये याद रखने वाली चीज़ है कि न्यूट्रिनो के पास मास होता है, मासलेस नहीं है। जैसे फोटॉन्स है, फोटॉन्स जो होते हैं उनके पास कोई मास नहीं होता है, लेकिन न्यूट्रिनो के पास में मास होता है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। न्यूट्रिनोस तक आप समझ गए कि ये एलिमेंट्री पार्टिकल जो है वो किस हिसाब से कहाँ पर इस्टेब्लिश्ड है। तो देखो, जो ये न्यूट्रिनो की हम बात कर रहे थे कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। 3 हमने बता दिए, इलेक्ट्रॉन, मुऑन और टाउ। इसी से रिलेटेड इन्हीं के साथ में बाजू में इनके न्यूट्रिनो वाले पार्टिकल्स भी होते हैं। मतलब कि कौन कौन से पार्टिकल हैं? इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, मुऑन न्यूट्रिनो और टाउ न्यूट्रिनो। ये इनके नाम है, एक्चुअल में नाम है इनके यही। तो ये अपने अपने चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के साथ में एसोसिएटेड होते हैं। तो मतलब जब भी कोई भी हम लोग मान लो रेडियो एक्टिव केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं, ठीक है, तो हम लोगों ने वैसे तो कभी सुना नहीं होगा, लेकिन एक प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं बीटा डीके। ये क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं? क्योंकि देखो, बीटा डीके में ही एक्सपेरिमेंटल तौर पर न्यूट्रिनोस हमें पहली बार ऑब्जर्व करने को मिले थे। एक्चुअल में हुआ यूँ था कि वैसे तो देखो, बीटा डीके अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये एक प्रकार का रेडियो एक्टिव डीके है ना। और ये कैसे काम करता है इसको भी समझ लेते हैं। देखो, ये जो रेडियो एक्टिव डीके है, इसमें हम लोग ये तो जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये पता है सबको। इस डीके में क्या होता है कि प्रोटॉन जो है ना वो न्यूट्रॉन में बदल जाता है, और न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में चेंज हो जाता है। इसी को बीटा डीके बोलते हैं, और ये पूरा डीके का प्रोसेस चलता है। लेकिन जब एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में डीके होता है तो इसके साथ ही साथ हम लोग को बहुत सारा एनर्जी मिलता है। तो इसके साथ हम लोग को क्या मिलता है? एनर्जेटिक पॉजिट्रॉन या इलेक्ट्रॉन मिलता है। एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं आपके सरल भाषा को समझने के लिए। लेकिन ये जो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन निकला था, इसको तो हम लोग एक नाम दे देते हैं, ये है हमारे लिए बीटा रे। चूंकि बीटा डीके की बात कर रहे थे इसीलिए इसको बीटा रे बता दिया, एनर्जी निकल गई।
लेकिन जब रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा ना, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मैं आपके सामने रखना नहीं चाह रहा था, उसमें बस आप इतना समझ लो, आपको इतना तो पता ही होगा कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमेशा एक मतलब यूनिवर्सल थ्योरम है कि जितना एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये बचपन में पढ़ा होगा ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमेशा मौजूद होता है। तो फिर हमने पढ़ा कि डिके से पहले जो एनर्जी इन लोगों ने होल्ड किया था और इस डिके के बाद जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के साथ जो इनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन या बीटा रे निकला है, इसके बाद भी कुछ एनर्जी मिसिंग है। तो शुरुआत में लोगों को लगा ना कि ये मतलब अपना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी शायद गलत है, हर बार पॉसिबल नहीं होता होगा। लेकिन बाद में ये समझ में आया कि नहीं, ये जो मिसिंग एनर्जीज है ना, ये इस तरीके से है कि ये न्यूट्रिनोस के फॉर्म में निकलता है, और जिसको कि चूंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली चार्ज नहीं है, तो हम लोग इसको ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते हैं। तो फिर 1956 में ये पहली बार एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट किया। उसके पहले तो सिर्फ कॉन्सेप्ट चलता था न्यूट्रिनो का, लेकिन किसी ने अभी तक इसको देखा या पकड़ा नहीं था, डिटेक्ट नहीं किया था। और इसीलिए आपको शायद ये बात पता नहीं होगी, बट 1988 में नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में इन्हीं सब चीज़ों के लिए दिया गया था। तो मोटा मोटा हमने क्या समझा कि देखो, न्यूट्रिनो एक ऐसे छुपे हुए पार्टिकल्स हैं जिनको कि हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ये तो बात क्लियर है। लेकिन इन सबको मिलने से होगा क्या? देखो, इनके मिलने से बहुत बड़ी चीज़ ये है कि जो हम लोग डार्क एनर्जी या फिर डार्क मैटर की बात कर रहे थे, ये डार्क मैटर हम लोग को क्लियर हो जाएगा। और इसके अलावा भी, जैसे मान लो कि हमारा यूनिवर्स जिस हिसाब से स्प्रेड हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, क्रिएट कैसे हुआ था, इन सब के बारे में अगर हमें सच में जानना समझना है, तो ये न्यूट्रिनो वाली गुत्थी जरूर से सॉल्व होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ही मिसिंग एनर्जी है जो कि अभी तक हमें मिल नहीं रहा था। तो इनफैक्ट 2000 तक आते आते 2001 में हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए, जहाँ पर हम लोगों ने अब न्यूट्रिनो को डिटेक्ट करना स्टार्ट किया। आपको शायद जान के ताजुब होगा, बट हर समय हर पल आपके बॉडी के आर पार कम से कम ट्रिलियंस ऑफ न्यूट्रिनोस पास कर जाते हैं, लेकिन हम उनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते क्योंकि इनका मास बहुत कम होता है। और ये शुरुआत में ना एक और भी फेक एक्सपेरिमेंट समझ में आया था हमें, कि शायद ये भी समझ में आया था कि न्यूट्रिनोस की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा है। तो फिर ये सीधा क्वेश्चन मार्क लगा आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर। तो फिर बाद में कुछ एक्सपेरिमेंटल तौर पर 5-6 साइंटिस्ट का एक ग्रुप ने ये निष्कर्ष निकाला कि नहीं, न्यूट्रिनो का जो स्पीड है ना, वो स्पीड ऑफ लाइट से थोड़ा कम ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो इसीलिए हमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इंटैक्ट होते हुए मिली, और साथ ही साथ ये कुछ इन्फॉर्मेशन बेसिक थे जो कि आपको पता होने चाहिए थे न्यूट्रिनो के बारे में। अब एक बार जरा इस डायग्राम को देखें, ये स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल है। तो हमने बताया कि कुछ मैटर जनरेट करते हैं और कुछ फोर्स कैरियर्स होते हैं। इनको हम लोग फर्मियॉन्स बोलते हैं, इनको हमने बोसॉन्स का नाम दिया। फिर हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया कि फर्मियॉन्स या तो क्वार्क के शेप में हो सकते हैं या लेप्टॉन्स के शेप में हो सकते हैं। तो क्वार्क 6 टाइप के बताए, अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप और बॉटम, ये इनका नाम है। इसी तरीके से लेप्टॉन्स में हमने देखा कि ये 3 टाइप के जो हैं, ये इनका क्या नाम दिया हमने, इन लेप्टॉन्स को इलेक्ट्रॉन, मुऑन, टाउ, और इनको हमने नाम दिया न्यूट्रिनो का। ठीक है, यही है न्यूट्रिनो। और इसके तरीके से आप लोगों को शायद ये बात नहीं पता होगी, एक हिग्स बोसोन पार्टिकल है जिसको कि हम लोग गॉड पार्टिकल बोलते हैं। और अब आपको शायद ये भी समझ में आ रहा होगा कि इनको हम लोग घोस्ट पार्टिकल क्यों बोलते हैं, क्योंकि पकड़ में ही नहीं आ रहे थे आज तक। तो ये बिल्कुल भूत जैसे थे, गायब हो जाते थे, ना हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्केल पर समझ में आए, चार्ज पार्टिकल से कभी कुछ इंटरेक्शन ही नहीं हो पाता था। तो अब इनको पकड़ते कैसे हैं? वैसे तो बहुत कॉम्प्लेक्स है कि हम ना रिजल्टेंट निकालते हैं कि न्यूट्रिनो जब भी पैदा होगा तो इसके साथ साथ आप लोगों ने देखा ना कि इनके चार्ज्ड पार्टिकल भी एसोसिएटेड निकलते हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन, मुऑन और टाउ को पकड़ते हैं कि अगर ये सब निकल रहे होंगे तो इनके साथ साथ ये न्यूट्रिनो भी निकल रहे होंगे, है ना, बीटा डीके में। तो उसके हिसाब से जो भी इलेक्ट्रॉन, मुऑन और टाउ में से निकलता है, हम लोग समझ जाते हैं कि अच्छा यहाँ पर मुऑन न्यूट्रिनो निकल रहा होगा, यहाँ पर टाउ न्यूट्रिनो निकल रहा होगा, ऐसे करके। तो इसीलिए इनको घोस्ट पार्टिकल बुलाते हैं। फोर्स बियरर जो हम लोग बात कर रहे थे वो ग्लूऑन, फोटॉन, जेड बोसॉन, डब्ल्यू बोसॉन और हिग्स बोसॉन, ये सारे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो ये तो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स था। आई होप इतना कॉम्प्लेक्स में अगर आप नहीं भी जाओगे तो भी आपको अब मुद्दा समझ में आ जाएगा कि चाइना इतना बड़ा घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर क्यों बना रहा है।
तो अब हमने सब कुछ पढ़ लिया है, एक बार फटाफट से देख भी लेते हैं कि न्यूट्रिनो जो है वो ग्रीक सिंबल न्यू से होता है, मतलब इसको इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं। तो अगर नहीं भी पता है तो भी ठीक है, इतना कुछ स्ट्रांग नहीं है। ये अब पता चल गया कि ये लेप्टॉन्स का एक पार्ट है ना, कि 3 मेन लेप्टॉन है, इलेक्ट्रॉन, मुऑन और टाउ, ये सब तो हमने पढ़ लिया। इस तरीके से घोस्ट पार्टिकल के बारे में और पढ़ लो कि सिमिलर है इलेक्ट्रॉन के पास, लेकिन कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं है, मास बहुत ही छोटा है, और हर समय हमारे शरीर से लगभग 100 ट्रिलियन न्यूट्रिनोस पास हो जाते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट है डिटेक्ट होना। वन ऑफ द 4 फंडामेंटल फोर्सेस यूनिवर्स के जो भी हैं उनमें से न्यूट्रिनो ही है जो कि केवल 2 वीक फोर्सेस और ग्रेविटी फोर्सेस, इन्हीं 2 पर ही काम करता है। सभी न्यूट्रिनो सेम नहीं होते, अलग अलग फ्लेवर्स में आते हैं, मतलब कि कोई इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो होगा, कोई मुऑन न्यूट्रिनो होगा, कोई टाउ न्यूट्रिनो होगा, और इनके अलग अलग एनर्जीज होते हैं। तो ये सब पार्टिकल्स के बारे में हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन लगता है कि नहीं। तो 2010 का ये क्वेश्चन है, जरा एक बार देखिएगा कि इंडिया के पास एक न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है जो कि 11th 5 ईयर प्लान में प्लानिंग कमीशन के द्वारा एक मेगा साइंस प्रोजेक्ट के अंदर में लॉन्च किया गया था। अब इसी के बारे में आपको बताना है कि न्यूट्रिनोज जो होते हैं वो चार्जलेस एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। और ये स्पीड ऑफ लाइट के क्लोजली ट्रैवल कर सकते हैं, तो कर सकते हैं ना, क्लोजली ट्रैवल करते हैं, थोड़ा कम करते हैं। न्यूट्रिनो जो होते हैं वो न्यूक्लियर रिएक्शन, बीटा डिके के न्यूक्लियर रिएक्शन से न्यूट्रिनोज बनते हैं, बिल्कुल सही बात है। न्यूट्रिनोज के पास नेग्लिजिबल लेकिन नॉन जीरो मास है, मतलब कि मासलेस नहीं है, थोड़ा मास तो है, ये भी स्टेटमेंट सही है। ट्रिलियंस ऑफ न्यूट्रिनोज हमारे शरीर से हर सेकंड पास करते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो क्या आंसर है? चारों स्टेटमेंट सही है ना, सारे क्वेश्चंस का जवाब हमें पता है, ऑलरेडी पता है, तो ईजी नहीं है ये। सिमिलरली एक और क्वेश्चन देख लो, 2015 का ये क्वेश्चन है। यूजुअली क्या होता है कि हम लोग जब भी ऐसे एक्सपेरिमेंटल जोन में जब बात करते हैं ना, तो हमने देखा कि जैसे स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट अगर वैक्यूम में ट्रैवल कर रहा है तो वो सी स्पीड से ट्रैवल करता है। सी क्या है? 3.8 इंटू 10 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड है, मान लो ऐसा है ना। अब अगर इसको वाटर से गुजारेंगे तो ये जो सी है ना, इसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, 75% स्पीड हो जाएगी इसकी, बस मतलब कि 0.75 सी हो जाएगा, है ना। तो मतलब स्पीड पानी में कम हो जाएगी। तो हमने समझा कि अच्छा न्यूट्रिनो को पकड़ना है ना, तो इसकी स्पीड कम करके पकड़ो और फिर ऑब्जर्व करो, थोड़ा ज़्यादा होगा। इसीलिए एक जो एक्सपेरिमेंट आया था आइस क्यूब के नाम से, यहाँ पर हम लोगों ने बर्फ़ के अंदर, पानी भी नहीं, मतलब पूरे बर्फीले जगह पर हमने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने की सोची थी, साउथ पोल पर, है ना, जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया भी था। तो ये बोल रहे हैं कि ये विश्व का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टर है जो कि क्यूबिक किलोमीटर ऑफ आइस, मतलब इतने बड़े रीजन में फैला हुआ है। आपको शायद पता नहीं होगा बट ये सही स्टेटमेंट है। यहाँ पर एक पावरफुल टेलीस्कोप है जो कि डार्क मैटर के सर्च में लगा हुआ है, और ये आइस के अंदर बरीड है। वैसे तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। यूजुअली आपको भी पता है कि साइंस वाले फॉर्म में अगर नंबर्स की बात नहीं की गई है तो वो यूजुअली स्टेटमेंट सही होते हैं, ऑल ऑफ द अबव। हालांकि कोई भी ऐसा जनरल स्टेटमेंट नहीं है ये, बट डेफिनेटली ये क्वेश्चंस भी उस टाइम आइस क्यूब चूँकि न्यूज़ में था। अब इसी तरीके से अब आप भी देखो कि इस बार का अभी स्पेसिफिकेशन आया नहीं है कि एक्चुअल में ये जो चाइना ने एक बड़ा सा घोस्ट पार्टिकल डिटेक्ट करने के लिए जो पूरा अभी बनाना स्टार्ट किया है, उसका कुछ कलेक्शन मतलब हम देख भी पाएंगे कि नहीं। लेकिन जैसे ही इसके स्पेसिफिकेशंस भी आते हैं ना, तो इसके बारे में भी आप लोग को मैं अपडेट कर दूंगा किसी न किसी वीक में, है ना। तो बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ, डेविल कॉमेट 3। तो हाल फिलहाल में एक डेविल कॉमेट दिखा, इसका पहले शक्ल देखते हैं। ये कुछ इस तरीके का था, लेकिन न्यूज़ चैनल्स ने ना एकदम उसको खतरनाक तरीके से दिखा दिया कि भाई अब एक ऐसा कॉमेट आ रहा है जो दुनिया नष्ट कर देगा, हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी वगैरह वगैरह। इस टाइप के फ़ोटोज़ दिखने लगे। ये बोला कि भाई कोलोसल डैमेज होगा, एवरेस्ट का 3 गुना बड़ा है, बहुत बड़ा, अर्थ के लिए बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन ये सब कुछ है नहीं, है ना। सिंपल सा समझो कि क्या होता है। इसका जो शेप है एक्चुअल में देखो, अब न्यूज़ वाले ऐसा दिखा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ऐसा इसका हॉर्न है, लेकिन एक्चुअल में ये हॉर्न शेप है नहीं। ये यहाँ पर देख रहे हो थोड़े थोड़े से उठे हुए दिख रहे हैं, तो इसी को बस देख के इन्होंने इसको ऐसा हॉर्न शेप बोल दिया है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं है कॉमेट।
तो सबसे पहले ना, ये कॉमेट होता क्या है, एस्टेरॉइड क्या होते हैं, मेटेरॉइड क्या होते हैं, मेटेरॉइड क्या होते हैं, ये सब एक बार देख लेते हैं। कॉमेट देखो क्या होता है ना, एक छोटा सा, छोटा नहीं बोलेंगे यार, बड़ा ही है, बड़ा सा एक आइस, रॉक और डस्ट का चंक है। ठीक है, जब भी ये चलता है तो पीछे इसका ऐसा, ये एक समझ लो लाइट जैसा कुछ निकलता रहता है। इसको बोलते हैं ब्राइट कोमा, है ना। तो ये ब्राइट कोमा जैसे पूंछ जैसी निकलती रहती है जब भी ये सूरज के पास से गुजरता है। और इसका जो लेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर से लेके थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक भी हो सकता है। तो बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। जैसे इस बार जो अभी हम लोग डेविल कॉमेट की बात कर रहे हैं, वो एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। मतलब अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो 35 किलोमीटर वाइड है ये। ठीक है। एस्टेरॉइड क्या होता है? एस्टेरॉइड भी कॉमेट जैसा ही चीज़ है, लेकिन जहाँ पर कॉमेट आइस, रॉक और डस्ट पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, वहीं पर एस्टेरॉइड मेजरली किसी रॉक और मेटल कॉम्पोजिशन पर होते हैं। थोड़ा सा आइस भी हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम रॉक और मेटल्स होते हैं। जैसे अभी अभी हाल फिलहाल में कौन सा एक प्लैनेट एस्टेरॉइड न्यूज़ में था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, बेनू। तो बेनू पर जो है वो ऐसा रॉक या मेटल से कॉम्पोजिशन है। जब भी ऐसा कुछ पथरीला टाइप का होगा तो वो एस्टेरॉइड होगा। मेटेरॉइड क्या है? मेटेरॉइड भी एक प्रकार का रॉक ही है, बस इसका साइज छोटा हो जाता है। मतलब एस्टेरॉइड को छोटा कर दो तो मेटेरॉइड बन जाएगा, और इसका साइज बहुत छोटा होता है, 1 मीटर चौड़ा होता है या फिर 10 माइक्रोमीटर चौड़ा होता है, बहुत छोटा सा होता है। अगर कोई भी ऐसा मेटेरॉइड या एस्टेरॉइड सक्सेसफुली अर्थ तक पहुंच जाए तो उसको मेटेराइट कहते हैं। मतलब कोई भी मेटेरॉइड या एस्टेरॉइड जो कि अर्थ की सरफेस तक पहुंच जाए, मतलब कि जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसके फ्रिक्शन से जल न जाए, उसको क्या बोलते हैं? मेटेरॉइड। तो मीटियर क्या होता है? जब भी ऐसा मीटियर, जब भी मेटेरॉइड या एस्टेरॉइड, बहुत छोटा एस्टेरॉइड या मेटेरॉइड जब भी पृथ्वी पर आने लगते हैं ना, तो एक टूटता हुआ तारा जैसा दिखते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मीटियोर। ये जमीन पर नहीं पहुंच पाते, जमीन पर पहुंचेंगे तो मीटियोराइट हो जाएंगे, क्योंकि ये नॉर्मली वहीं पर जलते हैं। और कभी कभी हम लोग के जब सन रेज या फिर इन सब से मीटियर शावर होता है, बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स जो हैं एकदम से स्पेस से आते हैं, अर्थ के ग्रेविटी से पुल हो जाते हैं और सारे के सारे एटमॉस्फेयर में जल जाते हैं, तो एकदम से मीटियर शावर जैसा भी दिखता है। तो वो भी मीटियर्स बोलेंगे हम उनको। फिर एक होता है फायरबॉल और एक होता है बोलाइट, जो कि इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। फायरबॉल एक मीटियर ही होता है जो कि बहुत ज़्यादा चमकता है, और बोलाइट जो होता है वो थोड़ा और ज़्यादा चमकने वाला मेटेराइड और एस्टेरॉइड है जो कि एक्सप्लोड करता है। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल से टर्म्स थे जिनको कि आपको पता होना ज़रूरी है। अब एक बार चलते हैं अपने आर्टिकल की तरफ कि ये डेविल कॉमेट क्या है। इसको हम लोग 12P पोन्स ब्रुक्स इन सब के नाम से भी जान रहे हैं। 30 किलोमीटर्स वाइड है, उसको हम लोग क्रायो वॉल्केनो बोल रहे हैं। क्रायो मतलब क्या होता है? जब भी हम लोग क्रायो वर्ड यूज़ करते हैं, मतलब कुछ तो आइसी फॉर्म में है, कुछ तो बहुत ठंडे चीज़ की बात हो रही है। तो क्रायो वॉल्केनो क्यों? क्योंकि हमने देखा भाई कॉमेट किससे मिलके बनता है? आइस से, डस्ट से और रॉक से। तो ज़्यादा कहाँ होता है? इसमें आइस होता है। तो इसीलिए क्रायो वॉल्केनो इसलिए क्योंकि ये कुछ वाटर, एमोनिया या मीथेन जैसे बहुत ही ठंडे चीज़ों को ये बाहर फेंक रहा है, जिसका हम लोगों ने यहाँ पर शेप भी दिखा कि यही एक तरफ से इधर से फेंक रहा है, इधर से फेंक रहा है। तो ये एक्चुअल में वॉल्केनिक इरप्शंस हैं जो कि इसके सींग के तौर पर दिख रहे हैं, इसीलिए इनको डेविल नाम दिया गया है। और इनको सबसे पहले ये जो डेविल कॉमेट है, ये आज कोई नया नहीं है, 1812 में ही खोज लिया गया था। इसका एक्चुअल में सन के तरफ चक्कर लगाने के लिए इसको 74 ईयर्स लगते हैं। हमारे 74 ईयर्स, मतलब हमारा जो प्लैनेट अर्थ है वो तो 1 साल में अर्थ का रिवॉल्यूशन कर लेता है। ये जो डेविल कॉमेट है ना, इसको 74 ईयर्स लगते हैं। और ये फिलहाल अभी 12 जुलाई या फिर अभी समझ लो 2024 के बाद आप ऐसा भी सिचुएशन आएगा कि जब आप इनको कोई भी नॉर्मल दूरबीन से या फिर नेकेड आई से भी देख सकते हो। मतलब इतना पास आ जाएगा अर्थ से, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, ऐसा कोई डिस्टर्बिंग नहीं है। 2024 के बाद ये धीरे धीरे और दूर चला जाएगा, और अगली बार पास कब आएगा? अप्रॉक्सीमेटली 2096 में, वहाँ पर थोड़ा हमें पास दिखने लगेगा। सॉरी, 2095 के आसपास में। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल हमारा हो गया डेविल्स कॉमेट की। हमारा अगला आर्टिकल कहता है कि 2040 तक हम लोग मून पर एस्ट्रोनॉट के साथ जाना चाहते हैं।
लेकिन इन सब की शुरुआत तभी हो पाएगी जब हमारा गगनयान मिशन सक्सेसफुल होगा। आप लोगों ने गगनयान मिशन के बारे में तो सुना ही होगा। गगनयान, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि अंतरिक्ष में हम लोग यात्रा करना चाहते हैं, और ये बेसिकली कहाँ पर होगा, ये लो अर्थ ऑर्बिट में होगा, है ना। और गगनयान का पूरा मोटिव क्या है कि हम लोग लो अर्थ ऑर्बिट में 5 से 7 दिन तक अपने कुछ एस्ट्रोनॉट्स के साथ ट्रैवल करें, और उस पूरे ट्रैवल के दौरान में कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करें और वापस सेफली अर्थ पर लैंड कर जाएं। ठीक है। तो ये जो पूरा मिशन है ना, इस पूरे मिशन में सबसे मेजर प्रॉब्लम 2 जगह पर आती है। देखो, एक तो यहाँ पर जब हम लोग लॉन्च पैड से, यहाँ पर लॉन्च पैड क्या यूज़ हो रहा है, GSLV Mark 3। तो इससे जब हम लोग इसको लॉन्च कर रहे होंगे और अगर उस टाइम पर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, तो क्या इसका यहाँ पर जहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स बैठे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्रू मॉड्यूल। क्या क्रू मॉड्यूल के पास ये क्षमता है कि ये ऑटोमेटिक इजेक्ट हो सके? मतलब कि मान लो गलती से भी कुछ माल फंक्शन हो जाता है, तो बीच में मान लो, ये सब तो यार क्या है, थ्रस्टर्स लगे हुए हैं केवल, ये तो ऊपर पहुंचा रहे हैं। कुछ भी पंगा हुआ तो इन लोग की जान मान का हानि होगा ना यार, वो तो नहीं सह सकते हम लोग। तो उसको बाहर करने के लिए क्या कोई प्रावधान है? तो हम लोग सबसे पहले यही देख रहे थे कि स्केप सिस्टम बनना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये। और दूसरे नंबर पर क्या है कि जब एक बार पूरा इनका एक्सपेरिमेंट्स 5 से 7 दिन का ट्रैवल करके सब खत्म हो जाए, तो ये 3 के 3 एस्ट्रोनॉट सक्सेसफुली नीचे आ सके। तो इसके लिए जो इनके साथ ये पूरा सिस्टम चलेगा ना, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। आप इसको पेलोड बोलते हैं एक्चुअल में। तो ये जो पेलोड है ना, ये पेलोड 2 पार्ट्स में है। एक है क्रू मॉड्यूल और एक है आपका सर्विस मॉड्यूल। सर्विस मॉड्यूल के अंदर में 2 लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन लगे हुए हैं, जो कि इसको प्रॉपर तरीके से थ्रस्ट वगैरह प्रोवाइड कराएंगे, वापस लैंड करने में काफ़ी हेल्प करेंगे, और कभी अगर इसका डायरेक्शन वगैरह भी चेंज करना है तो भी ये हेल्प करेंगे। और यहाँ पर जो हमारे 3 एस्ट्रोनॉट्स बैठेंगे, उनके लिए स्पेसेस डिफाइंड है। तो अब ये पूरा जो मिशन है ना, जब तक ये सक्सेसफुल होगा, और इनफैक्ट आप देखोगे कि जो स्केप सिस्टम वाला है, जो कि मैं बात कर रहा था, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रू एस्केप सिस्टम। तो ये जो क्रू एस्केप सिस्टम है ना, ये अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने देखा भी कि सक्सेसफुली कंडक्ट किया जा चुका है। तो अब हमारे पास क्रू एस्केप सिस्टम का पूरा फुल फ्लेजेड फॉर्म में बढ़िया से मॉड्यूल तैयार है। मतलब अभी तो हमने किसी के साथ इसको नहीं भेजा था, लेकिन आगे आने वाले टाइम पर हम लोग ये भी बोल रहे हैं कि 2023 के एंड तक ही हम लोग मैंड क्रू एस्केप सिस्टम को भी टेस्ट कर लेंगे। मतलब इंसानों को भरने के बाद भी हम इसको वापस लेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा। जब इन सब चीज़ों का हमारे पास बढ़िया से एक्सपीरियंस आ जाएगा, फिर हम लोग बात करेंगे कि नहीं, अब हम लोग जाना चाहते हैं मून पर, तब हम लोग मून पर भी जाएंगे, है ना। तो इसी हिसाब से पूरा प्लानिंग हुआ है। तो 2040 तक अब हमने प्लान किया है कि हाँ, शायद हम लोग मून तक एस्ट्रोनॉट्स के साथ जा सकें। इसी से रिलेटेड ना हमारा एक और आर्टिकल है, जो कि इसरो के नए टारगेट्स के बारे में बताता है, जो कि बताता है कि 2040 तक मून पर जाने की बात तो की गई है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी बातें हैं। जैसे कि हम लोग अपना 2035 तक एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, जिसको कि हम लोग इंडियन स्पेस स्टेशन बोलेंगे, अभी तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, या फिर चाइना का है, चाइनीज़ का ट्यांगोंग स्पेस स्टेशन है। तो अभी तक तो ऐसे 2 ही स्पेस स्टेशन है ना। और यही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भी कई सारे लोग एक साथ काम करते हैं, मतलब रशिया, USA, UK, इन सब की जगहों से सब इसी पर काम करते हैं। तो अब हमारा खुद का स्पेस स्टेशन होगा, जिसका नाम होगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। अब ये भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को 2035 तक बनाने की बात की जा रही है। सिमिलरली और क्या टारगेट्स मिले हैं? एक चीज़ और बस आप ध्यान रखना कि ये जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है ना, अभी तक तो देखो जो हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ये सब बहुत हैवी हैं, लगभग 100 टन्स के आसपास हैं। हमारा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन हार्डली 20 टन के आसपास होगा, तो थोड़ा हल्का होगा, जिसको ले जाना भी आसान होगा। 2035 तक हम इसको अचीव करना चाहते हैं। कुछ मून मिशन की बात करते हैं। चंद्रयान 3 तो हमने अच्छे से लॉन्च कर लिया, लेकिन अब अगला जब भी मिशन जाएगा तो हम ये भी करेंगे कि जो हमारा लैंडर है, लैंडर मून के सरफेस पर उतर तो जाए, लेकिन वहाँ से कुछ सैंपल्स कलेक्ट करके वापस अर्थ तक भी आ सके। तो ये हमारा नया टारगेट होगा, है ना। वैसे देखो, आपको अगर नहीं पता है तो मैं एक बार फटाफट से बता देता हूँ कि सबसे पहले हम लोग बोलते हैं प्रोब मिशन। प्रोब मिशन क्या होता है कि कुछ भी एक ऐसा प्रोब मिशन ऐसा बोल सकते हो, मान लो ये मून है, इसके चारों तरफ अगर हम चक्कर लगा रहे हैं, इसको स्टडी कर रहे थे बहुत अच्छे से, तो हम लोग बोलते हैं यार नहीं, इस पर कुछ इम्पैक्ट प्रोब डाल देते हैं, मतलब कि इस पर कुछ इम्पैक्ट डालते हैं, यहीं से कुछ एक ड्रॉप कर देते हैं मून के सरफेस पर।
तो ये हमारा हो गया प्रोब मिशन। प्रोब मिशन सरफेस की डिटेल्ड स्टडी करता है थोड़ा पास जाके, और कोई ऑब्जेक्ट उसके नीचे चला जाता है जो कि थोड़ा कनेक्टिविटी में हमें हेल्प करता है। उसके बाद हम लोग क्या भेजते हैं, ऑर्बिटल मिशन भेजते हैं। ऑर्बिटल मिशन जो होता है वो वैसे तो मतलब ऑर्बिटल मिशन के साथ ही प्रोब मिशन भी हो गया कि ये जब ऑर्बिट कर रहा था इसी के साथ साथ हमने प्रोब भी डाल दिया। तीसरे स्टेज पर हम लोग डालते हैं लैंडर मिशन, मतलब ऑर्बिटर के साथ साथ हम लोग एक लैंडर भी भेजना चाहते हैं जो कि ऑर्बिटर चक्कर काट रहा है ना, इसी से एक और पुर्जा निकल कर नीचे लैंड करे, और इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होनी चाहिए, हार्ड लैंडिंग नहीं। हार्ड लैंडिंग होगी जब तो प्रोब हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद अगला मिशन क्या है कि जब ये सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए तो ये सॉफ्ट लैंडिंग कुछ मटेरियल कलेक्ट करे और वापस अर्थ तक या फिर मतलब जो भी अपना स्पेस स्टेशन है वहाँ तक भी आ सके। और इसके बाद हमारा अगला मिशन क्या हो सकता है, मैंड मिशन होगा। ठीक है, तो ये कुछ स्टेजेस होते हैं हमारे मिशन के। तो समझ लो अब हमने क्या क्या अचीव कर लिया, प्रोब, ऑर्बिटल और लैंडर, ये तीनों मिशन अब हमने सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया है। अब हमारे पास अगला स्टेज ये है, फिर उसका अगला स्टेज 2014 तक हम लोग क्या भेजेंगे, मैंड मिशन भेजेंगे। तो ये सीरीज़ आपको हमेशा याद रखना चाहिए। इसी के साथ साथ देखो मून मिशन के साथ साथ मार्स मिशन भी है। मार्स मिशन पर अभी तक हम लोग किसी स्टेज पर पहुंचे हैं, ऑर्बिटर तक, कि ऑर्बिटर मिशन ही है। अब उस पर भी प्रोब मिशन भेज सकते हैं, लैंडर मिशन भेज सकते हैं। तो इन सब के लिए भी थोड़ा सा डेडलाइंस हमें मिले हैं। साथ ही साथ हमने इसके पहले देखो क्या हुआ था कि लैंडर हमारे पास नहीं था, अभी चंद्रयान 3 वाला लैंडर भी नहीं था। रशिया ने प्रॉमिस किया था कि हमें देंगे, बट चूंकि रशिया अभी तक हमें दे नहीं पाया इसलिए चंद्रयान 3 में इतना डिले भी हुआ। बट फाइनली जब हमने खुद से बना लिया तो हम मार्स के लिए भी सिमिलरली ऐसा ही कुछ देख लेंगे। इसके साथ साथ हाँ, हमारे पास कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट्स होंगे जो कि वीनस और दूसरे मार्स मिशन पर भी थोड़ा सा हम भेजेंगे। मतलब मार्स पर भी अब हम लैंडर मिशन भेज सकते हैं, वीनस पर ऑर्बिटर मिशन भेज सकते हैं। लेकिन हर बार देखो इसी इसी के जोन में याद रखना कि सबसे पहले ऑर्बिटर मिशन होगा, फिर प्रोब होगा, फिर लैंडर होगा, फिर उसके बाद मतलब कुछ कलेक्ट करके वापस आने वाली बात होगी, और फिर मैंड होगा। तो यही सीक्वेंस हर बार चलेगा हर जगह जिस भी प्लैनेट को हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना। हमारा अगला आर्टिकल ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड है। अभी हाल फिलहाल में यूनाइटेड स्टेट्स के एम्बेसडर इंडिया जो आए थे उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के साथ में एक कॉमन गोल शेयर किया है जहां पर हम लोग को 2025 तक में ट्यूबरकुलोसिस को इरेडिकेट करना है। अब इससे देखो ऑलरेडी एक ऐसा प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा था 2017 से लेके 25 तक में हम लोग एक नेशनल स्ट्रैटेजी प्लान लेके आए थे, एनएसपी। ये एनएसपी के अंतर्गत यही बात की गई थी कि हम लोग को 2025 तक 2025 तक टीबी को एलिमिनेट कर देना है। ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर में ये एनएसपी आई थी, है ना, नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान। लेकिन इसके पहले अब आप ये समझ लीजिए कि ट्यूबरकुलोसिस, ये जो टीबी है ये एक्चुअल में क्या है, ये एक तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया, ये है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नाम आसान है वैसे तो, बचपन से आप लोग पढ़ते भी आ रहे होंगे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसी के चलते आपको ट्यूबरकुलोसिस लंग्स में हो सकते हैं। तो इसीलिए सामने अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि टीबी अफेक्टेड है, मतलब कि एक वैसे टीबी के ना दो टाइप्स होते हैं, आप ये समझ लो कि एक तो एक्टिव स्टेज होता है और एक लेटेंट स्टेज होता है। तो जो लेटेंट स्टेज है ना वो उतना दिक्कत नहीं करेगा। मतलब लेटेंट स्टेज की टीबी आप ऐसा मान के चलो कि इस पूरे पॉपुलेशन के 25% लोगों को होती है। ये लेटेंट फॉर्म ऑफ टीबी कोई हार्म नहीं पहुंचाता है, बिल्कुल सिंपल, इस बैक्टीरिया का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जो एक्टिव टीबी होती है ना वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिलहाल इसके लिए भी कुछ ऐसे 6 मंथ्स के एंटीबायोटिक्स का पूरा ट्रीटमेंट होता है और इसको भी अब हम लोग क्योर कर सकते हैं। लेकिन अब इसको हमें क्या करना है कि 2025 तक इरेडिकेट करना है। अब ये इरेडिकेट करने का क्या मतलब है कि 2025 तक अगर हम लोग 1 लाख लोगों का एक सैंपल कलेक्ट करते हैं तो उसमें से 44 से ज़्यादा टीबी के केसेस नए नहीं आने चाहिए। अभी फ़िलहाल इसका जो नंबर है वो लगभग 210 है। ठीक है, इसको कम करके कहाँ तक लेके आना है, 44 नए केसेस और टोटल 65 केसेस होने चाहिए। मतलब पिछले साल के कुछ अगर जुट रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि 6 महीने में इरेडिकेट हो जा रहा है ना, तो कैरी फॉरवर्ड करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ऐसे 44 नए केसेस ही आने चाहिए 1 लाख लोगों के अंदर। इससे ज़्यादा आए तो हम नहीं मानेंगे कि इरेडिकेट हुआ है। टीबी से मरने वालों की संख्या अगर देखें तो 1 लाख पॉपुलेशन में हम लोग को ये देखना है कि 2025 तक मुश्किल से 3 लोगों की मौत अगर होती है तभी ये इरेडिकेट माना जाएगा। फिलहाल अभी का क्या स्टेज है, अभी लगभग 37 लोगों की डेथ होती है टीबी से हर 1 लाख पॉपुलेशन में। तो 2025 तक इस 37 को किस नंबर पर लेके आना है, 3 पर लेके आना है। इतनी बातें समझ में आ गई। और बाकी
देखो लंग्स की तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन बाकी जगहों पर भी टीबी होती है, ग्लैंड्स में, बोन्स में, नर्वस सिस्टम में, कहीं पर भी हो सकती है। और इसके टेस्ट के लिए ना एक मेंटॉक्स टेस्ट होता है। इसमें क्या होते हैं, एक ट्यूबरक्यूलिन होता है, एक प्रोटीन सब्सटेंस है ट्यूबरक्यूलिन। ये इसी बैक्टीरिया का वीक फॉर्म है जो कि हमारे स्किन के अंदर में इसको हम लोग इंजेक्ट करते हैं। अगर 2-3 दिन के अंदर अंदर ये उस पर रिएक्ट करके ये पूरा बम्प हो गया, रेड कलर का एक दाना ऊपर से बन जाता है, पूरा एक बड़ा सा रेड रेड कलर का, तो इस केस को ये दर्शाता है कि हाँ मतलब पॉजिटिव है। लेकिन ये इस टेस्ट में ये प्रॉब्लम है कि ये नहीं बता पाता है कि आपका लेटेंट फेज वाला टीवी है या फिर एक्टिव फेज के टीवी है। तो इसके लिए कुछ और फर्दर एक्सपेरिमेंट्स, ब्लड टेस्ट वगैरह भी कंडक्ट किए जाते हैं। फिर इसके बाद ये तो हमने बता दिया कि 6 महीने का है। कौन सी वैक्सीन लेते हैं, बीसीजी वैक्सीन, बैसिलस कैलामिटी ग्यूरिन। ठीक है, बीसीजी वैक्सीनेशन का पूरा 6 मंथ का कोर्स चलता है। इससे ये लोग अभी हम लोग टीबी को क्योर कर रहे हैं। तो लेटेंट टीबी वर्सेस एक्टिव टीबी, इसमें भी हम लोगों ने बात कर लिया। इसमें सिम्टम्स एक बार अगर आपको पता चल जाए तो सिम्टम्स देखो वही हैं टीबी के, कि थोड़ी सी कमज़ोरी लगेगी, हेडेक होगा, फीवर आएगा, खांसी बहुत तेज़ हो जाएगी और ब्रेथलेसनेस की सिचुएशन आएगी, आप थोड़ी दूर में ही थक जाओगे, इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो जाएगा। तो ये सारे फंक्शंस हैं आपके एक्टिव टीबी के। अगला आर्टिकल हमारा बहुत छोटा सा अपना चंद्रयान वेब पोर्टल के ऊपर है। अभी हाल फिलहाल ने एनसीईआरटी इसके साथ मिलके अभी क्या हुआ है कि मिशन चंद्रयान 3 के लिए स्टूडेंट्स के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए एनसीईआरटी ने एक चैप्टर तो इंट्रोड्यूस किया ही है, साथ ही साथ एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए एक ऐसा पोर्टल भी डेवलप कर दिया। तो इसमें आप आर्ट कनेक्ट, क्विज कॉम्पिटिशन्स, पजल्स, पिक्चर बिल्डर, इंस्पायरिंग स्टोरीज जैसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ों को सुन सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल था नहीं। तो बस आज के डिस्कशन में इतना ही था। आज आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार फटाफट से देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल हमने डिस्कस किए थे। सबसे पहले हमने बात किया था न्यूट्रिनोस के ऊपर, घोस्ट पार्टिकल के ऊपर बात किया था। उसके बाद चाइना जो इसको बना रहा है इसके बारे में हमने बात किया, कुछ क्वेश्चंस लगाए थे। उसके बाद डेविल कॉमेट के बारे में हमने बात किया। इसके बाद हमने कॉमेट्स के भी कुछ बेसिक्स के बारे में पढ़ा था, कुछ 2040 तक के मिशंस और फ्यूचर में और क्या नए टारगेट है इसरो के, वो हमने देखे। इसके बाद ट्यूबरक्लोसिस के बारे में हमने पढ़ा और एक छोटा सा आर्टिकल अपना चंद्रयान। तो इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। अगर आपको इसी पीपीटी का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल से डेफिनेटली ले सकते हैं। गुड बाय, गुड लक, थैंक यू।